आज हम इम्पॉर्टेंट आर्टिकल नगारा टेम्पल आर्किटेक्चर के बारे में देखेंगे। देखो, नगारा टेम्पल आर्किटेक्चर और द्रविडियन टेम्पल आर्किटेक्चर में क्या डिफरेंस होता है वो देखेंगे। देखो, कल क्या हुआ है, अयोध्या में राम टेम्पल का इनॉग्रेशन हुआ है। तो राम टेम्पल में जो ये वर्ड यूज हुआ है सैंक्टम सेक्टोरम, ये एक गर्भगृह को कहते हैं। तो हम पूरा आर्टिकल डिस्कस करेंगे, ए टू जेड आपका स्टैटिक पोर्शन मतलब कवर हो जाएगा, आपको कहीं से भी जरूरत नहीं पड़ेगी कवर करने की। ठीक है, पहला आर्टिकल ये डिस्कस करेंगे। एक आर्टिकल पीवीटीजी पर्टिकुलर वनरेबल ट्राइबल ग्रुप के बारे में है, जो पीएम जनमन योजना गवर्नमेंट ने लॉन्च की है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो आज का डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप लोग अच्छे से इसके पॉइंट नोट कर लेना और हमारी वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। हमारे पास अभी सुविधाओं का अभाव है, हमारे पास इतनी चीज़ें नहीं है कि आपको पीपीटी वगैरह प्रोवाइड कर पाएँ, मगर हमारी कोशिश जारी है। हमारे पास स्टाफ की भी कमी है, रेवेन्यू की भी कमी है। तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करें। तो पहला फ्रंट पेज का आर्टिकल है चाइनीज़ वेसल से रिलेटेड। देखो क्या कह रहा है, चाइनीज़ वेसल इन इंडियन ओशियन नाउ हेडिंग टू मालदीव, मतलब चाइनीज़ रिसर्च वेसल। देखो आपको पता है चाइना स्ट्रिंग ऑफ पल्स की एक थ्योरी चल रहा है, एक ऐसी फॉरेन पॉलिसी जिसमें क्या कर रहा है, इंडिया को डिफरेंट एरिया से कवर कर रहा है, ऐसे स्ट्रिंग ऑफ पल्स बना रहा है। ये स्ट्रिंग ऑफ पल्स क्या है कि आप अगर देखेंगे तो जगह जगह आपको देखने को मिलेगा कि इन्होंने अपने बेस बनाए हुए हैं, मिलिट्री बेस। जिबूती में बेस मिल जाएगा, श्रीलंका में बेस मिल जाएगा। अब इन्होंने मालदीव को भी कर्ज देकर कैप्चर कर लिया है। मालदीव के ऊपर चाइना का इतना कर्ज है कि मालदीव मजबूर हो गया है उसकी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए। जैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया था, परमानेंट सेटलमेंट यूज किया था। ठीक है, तो इसी तरह से इनका भी क्या है कि इनको मानने पे मजबूर होना पड़ रहा है चाइनीज की पॉलिसी को। इससे क्या है, हमारे इंडियन ओशियन में स्टेबिलिटी डिक्लाइन होगी और इससे बहुत ज्यादा क्राइसिस इमर्ज हो सकता है। तो ये आर्टिकल बता रहा है कि कैसे चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है और मालदीव उसकी मदद करने पर मजबूर भी है कह लो, या फिर उनकी पॉलिसी चाइना के टूवर्ड हो गई है, इंडिया के अगेंस्ट हो गई। तो पहला आर्टिकल हम देख लेते हैं, जो राम टेम्पल का इनॉग्रेशन हुआ है तो टेम्पल आर्किटेक्चर से। ये आर्टिकल इतना इंपॉर्टेंट है कि आपका ए टू जेड बेसिक पूरा कवर हो जाएगा। देखो क्या है, पहले हम देखेंगे नगारा आर्किटेक्चर, नगारा आर्किटेक्चर कैसे इमर्ज हुआ, फिर हम देखेंगे नगारा और द्रविडियन आर्किटेक्चर में क्या डिफरेंस। बहुत सिंपल है, ये जो पिक्चर है मैं टेलीग्राम चैनल पर आपके शेयर कर दूंगा। ये पिक्चर में सारी चीज समाई हुई है, आपको कहीं से भी जरूरत नहीं पड़ेगी इसको कवर करने की। देखो पहली इंपॉर्टेंट चीज कि हम देख लेते हैं कि नगारा आर्किटेक्चर का गेट ईस्ट टूवर्ड होता है, मतलब ईस्ट की साइड होता है, और उसका जो सेंक्टम होता है, मतलब जिसे गर्भगृह कहते हैं, वो हमारा वेस्ट की साइड होता है। ऐसे अगर आप मस्जिद भी देखेंगे तो मस्जिद में क्या होता है, वेस्ट की तरफ मुंह करते हैं ना, तो मस्जिद में भी आप अगर देखेंगे तो किबला वेस्ट की साइड होता है। ये सब छोटी छोटी चीजें होती हैं जो आपको पता होना चाहिए, यूपीएससी पूछे ना पूछे मगर बेसिक चीजें पता होना चाहिए। अरे हाँ, मस्जिद में हम इधर से एंट्री करते हैं और उधर को नमाज पश्चिम की तरफ मुंह करके पढ़ते हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्या है, इसमें भी देखो एंट्री ईस्ट की तरफ से करते हैं और पश्चिम की तरफ होता है। फिर क्या होता है, फिर स्टार्ट होता है हमारा अर्ध मंदपा। पूरा ये सब मंदपा है, ये यहां तक मंदपा है। ठीक है, ये मंदपा कहलाता पूरा। अगर तुम्हें बेसिक चीज बताएगा कोई, जल्दी में अगर आपको पढ़ाएगा तो पढ़ाएगा कि ये मंदपा है, ये शिखर हो गया, ये अम्लका हो गया, ये कलश हो गया, बस खत्म कर देगा वो नगारा आर्किटेक्चर को। मगर क्या है, ये अर्ध मंदपा होता है जहां पर एंट्री करते हैं। फिर मंदपा होता है हॉल, ये हॉल क्या करता है, यहाँ डिफरेंट एक्टिविटी चलती है। फिर महामंदपा होता है, यहाँ डांस वगैरह चलता है। ठीक है, तो मंदपा जो है वो 3 भाग में डिवाइडेड है, अर्ध मंदपा, मंदपा और महामंदपा। यहाँ से एंट्री लेते हैं। अर्धमंदपा में बहुत एक्टिविटी, आपने परदेश मूवी में आपने देखा होगा कि उसमें कैसे वो भजन कीर्तन कर रहे हैं। फिर मंदपा में आप महामंदपा में देखेंगे डांस और वगैरह एक्टिविटी चलती हैं। तो ये मंदपा हमारा 3 भागों में डिवाइड हो गया, अर्धमंदपा, महामंदपा, सॉरी अंतमंदपा, मंदपा और महामंदपा। ठीक है, फिर हमारे गर्भगृह से पहले होता है अंतराला। आपने देखा होगा यहाँ पर जो है, जो पूजा करने वाले लोग हैं, जो जाते हैं श्रद्धालु, यहाँ पर खड़े हो जाते हैं और यहाँ पर पंडित जी को, आपने पीके मूवी में देखा होगा, आमिर खान पंडित जी को वो देता है, क्या कहते हैं, अपनी पूजा अर्चना की सामग्री देता है, तो इसे अंतराला कहते हैं। यहाँ से अंतराला घुसते ही बहुत छोटा गेट होता है, फिर एकदम बड़ा सा गेट इमर्ज होकर आता है जिसे गर्भगृह कहते हैं। और गर्भगृह में मेन डिटी, मेन मूर्ति रखी होती है, जहां आज
आज रामलला की मूर्ति रखी गई है। फिर ये ऊपर जो होता है आपकी शिखर होता है, ये पूरा एरिया जो बड़ा वाला आपको दिख रहा है, ये बड़ा वाला जो आपको दिख रहा है ये शिखर है, और ये छोटे छोटे शिखर जो दिख रहे हैं इन्हें उरु शिखर कहते हैं, सब्सिडरी शिखर, ठीक है। और ये गोल गोल जो है अम्लका है और सबसे ऊपर कलशा है, ठीक है। आपको ये चीज जरूर याद होना चाहिए। अगर ये चीज याद नहीं है तो आपको जब द्रविडियन आर्किटेक्चर पढ़ेंगे तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। मैं एक बार आपको फिर से डिस्कस कर दे रहा हूं। पहले जब हम जहां से एंट्री लेते हैं वो होता है अर्धमंडपा, फिर मंडपा होता है, हॉल होता है, फिर महामंडपा होता है। इस महामंडपा में क्या होता है, यहाँ पर डांस वगैरह कीर्तन वगैरह की एक्टिविटी चलती हैं। फिर क्या होता है, महामंडपा के बाद अंतराला आता है। इस अंतराला में श्रद्धालु खड़े होते हैं और पंडित जी को सामग्री देते हैं, उससे रिलेटेड पूजन कीर्तन से रिलेटेड। ये छोटा गेट होता है, इस छोटे गेट से एकदम एंट्री करते हैं तो बड़ा गेट, बड़ा हॉल एक दिखाई देता है, और बड़े हॉल में मेन डिटी रखी होती है, जिसे हम कोई भी डिटी हो सकती है, शिव जी की डिटी हो सकती है, राम जी की डिटी हो सकती है, ठीक है। और ये जो मेन होता है शिखर होता है। आप जब द्रविडियन आर्किटेक्चर पढ़ेंगे तो शिखर क्या है, ऊपर के पार्ट को कहते हैं, बहुत छोटा सा पार्ट होता है उसे शिखर कहते हैं, जबकि नगारा आर्किटेक्चर में इस पूरे पार्ट को शिखर कहते हैं। और ये छोटे छोटे जो शिखर बने हैं इसे उरु शिखर कहा जाता है, और ये जो गोल गोल बना है इसे अम्लका कहा जाता है, और ये एक छतरी जो बनी है इसे कलश कहा जाता है, ठीक है। ये चीज हमने देखी। और जो रेज्ड प्लेटफॉर्म होता है उसे जगाती कहते हैं, मतलब जिस प्लेटफॉर्म पर बनता है उसे जगाती कहते हैं, और नीचे तो बेस हो ही गया उसे अधिष्ठाना कहते हैं। आपको मेन इंपॉर्टेंट क्या याद रखना, मंडपा कितने होते हैं, अंतराला कहां पर होता है, उरु शिखर क्या होता है, शिखर क्या होता है, अम्लका क्या होता है, कलश क्या होता है, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है। जगाती खुद ब खुद याद हो जाएगा, और अधिष्ठाना तो बेस होता है, बेस जहां मिट्टी से एकसार करते हैं, ठीक है। ये चीज है। अब मैंने आपको बता दिया कि टेंपल आर्किटेक्चर ब्रॉडली दो भागों में डिवाइडेड है। नॉर्थ इंडियन आर्किटेक्चर जिसे नगारा आर्किटेक्चर कहते हैं, साउथ इंडियन आर्किटेक्चर जिसे द्रविडियन आर्किटेक्चर कहते हैं। एक थर्ड स्टाइल इमर्ज होकर आया था जब हेलेविड डायनेस्टी थी, और इसमें क्या है, कर्नाटका रीजन में बेसरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर मिलेगा। ये एक इंडिपेंडेंट स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है, इसमें मिक्सिंग है। आपको नगारा आर्किटेक्चर के भी कुछ फीचर मिलेंगे, और आपको जो है द्रविडियन आर्किटेक्चर के भी मिलेंगे। अब बेसिक फीचर क्या है हिंदू टेंपल के, देखो सेंटम मैंने बता दिया, गर्भगृह होता है जहां पर मेन डिटी रखी होती है। यही बात यहां बताई गई है कि अधिष्ठाना होता है, छोटा गेट होता है, फिर इंटर करते हैं, बड़ा होता है, तो इसे मेन डिटी कह दिया, ठीक है। आगे क्या बताया गया है, इंट्रेंस टेंपल मैंने बताया कि मंडपा होता है, हमने यहां पर मंडपा देख लिया। मंडपा 3 टाइप का होता है, अर्ध मंडपा, इंट्रेंस पोर्च, फिर मंडपा, फिर महामंडपा, ये देख लिया हमने। यही चीज यहां सब वही चीज बताई जो। फिर शिखारा जो है मेन आर्किटेक्चर जो है, जहां पर हमारे नॉर्थ इंडिया में शिखर होता है, ये पूरा भाग शिखर होता है, आपको दिख रहा है, मैं पेन से कर देता हूं, ये ग्रीन से, ये पूरा भाग शिखर होता है, ये पूरा लंबा सा। जबकि आप मैंने बताया ये साउथ इंडिया में विमान होता है। अभी आपको क्लियर कर देता हूं, आपको ये चीज सब क्लियर कर देता हूं। बहाना देखो क्या होता है, वाहन होता है मेन डिटी का, उनके सेंटम के पास एक वाहन रखा होता है। जैसे राम जी हैं, जहां मेन राम जी रखे हैं गर्भगृह में, उसके बगल में वाहन होगा। कहीं ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, कंपलसरी नहीं है। आप हिंदू टेंपल आर्किटेक्चर में मिथुन के फीचर देखेंगे, मतलब एक ऐसे फीचर देखेंगे जो कपल बने होंगे बहुत सारे, ये सब चीजें आपको देखने को मिलेंगी। आपने अक्सर देखा होगा किसी ना किसी मंदिर के पीछे बहुत ऐसे इरोटिक फिगर बने होते हैं, तो उसमें मेन पर्पस क्या होता है, मंदिर ये कहना चाह रहा है जो आपकी जो बुरी आदतें हैं, जो आपकी सेक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम है, उसको छोड़कर मंदिर के अंदर जाइए। ये चीज आपको आर्ट एंड कल्चर में पढ़ने को मिलेगी, कोई नहीं बताएगा। अब मैं नगारा आर्किटेक्चर और द्रविडियन आर्किटेक्चर में डिफरेंस बताने वाला हूं, आप इसे ध्यान से देखना। पहला डिफरेंस आप देख लो, नगारा आर्किटेक्चर में आपको क्या है, बाउंड्री वॉल नहीं मिलेगी। ये कह रहे हैं, यूजुअली कह रहे हैं, मगर मैक्सिमम केसेस में आपको बाउंड्री वॉल नहीं मिलेगी। बाउंड्री वॉल क्या होती है, जैसे ये नगारा है, इसके बगल में क्या होता है, बाउंड्री बनाई जाती है द्रविडियन आर्किटेक्चर में, मगर ये नगारा में नहीं मिलेगी आपको। ये द्रविडियन आर्किटेक्चर में एक बाउंड्री वॉल मिलेगी। और जैसे जैसे बाउंड्री किंग जीतता जाता था टेरिटरी को, वैसे वैसे वो बाउंड्री वॉल बढ़ाता चला जाता था, और यहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटी होती थी। आप जरूर याद रखना, इसको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ। द्रविडियन आर्किटेक्चर के हिसाब से क्या होता था, एंशिएंट टाइम में जो मंदिर होते थे वो लोन वगैरह भी देते थे बिजनेसमैन को, और इंटरेस्ट वगैरह लेते थे, इससे इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ती थी। आप याद रखना, आजकल ये प्रथा लागू नहीं है, मगर पहले ये होता था। तो 2 इंपॉर्टेंट डिफरेंस बता दिए कि द्रविडियन आर्किटेक्चर में बाउंड्री होती है, ये तो बेसिक क्वेश्चन है,
आपसे जरूर टेस्ट सीरीज पूछेगी। टेस्ट सीरीज के पास और कोई क्वेश्चन ही नहीं होता है इस क्वेश्चन के अलावा, ठीक है। तो बाउंड्री वॉल होती है द्रविडियन आर्किटेक्चर में, मगर नगारा आर्किटेक्चर में मैक्सिमम केसेस में नहीं मिलेगी, ठीक है। आप द्रविडियन आर्किटेक्चर देखेंगे तो एंट्रेंस पर एक गोपुरम होता है। गोपुरम क्या होता है? गोपुरम पे एक बहुत सारे देवी देवताओं के फिगर बने होते हैं, बहुत अच्छे से सजा होता है, उसे एंट्रेंस गेट कहते हैं। जबकि आप नगारा आर्किटेक्चर में ऐसा कोई फीचर नहीं देखेंगे। नगारा आर्किटेक्चर में शिखर कहा जाता है इसके मीनार को, जबकि यहां पर क्या है द्रविडियन आर्किटेक्चर में जो इसका सेंटम के ऊपर वाले जो मीनार है, मतलब एक जो फिगर गया उसे विमाना कहा जाता है। और ये विमाना जो होता है ये कैसे फॉर्म में होता है? पिरामिडिकल कैसा होता है? देखो ये देखो ऐसे गया है, अंदर को जा रहा है कोनिकल शेप में, ये कोनिकल शेप में जा रहा है नॉर्थ इंडियन आर्किटेक्चर नगारा। जबकि आप विमाना देखेंगे तो विमाना ऐसे जाएगा, पिरामिड जैसे बने होते हैं, पिरामिडिकल इजिप्ट में जो पिरामिड है उसकी तरह जाता है, इसीलिए इसे इंग्लिश में पिरामिडिकल कहते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस है जो मैंने आपको बता दिया। मंदपा देखो कितना छोटा होता है, और शिखर देखो ऊपर के पोर्शन को कहा जाता है। कितनी अजीब बात है, अपने यहाँ शिखर के ऊपर वाले पोर्शन को अम्लका और कलश कहा जाता है जहाँ झंडा लगा होता है, और यहाँ पर शिखर कहा जाता है। तो ये बेसिक डिफरेंस है। आप बेसिक ऑफ डिफरेंस यहाँ देख लो, आपका सारा क्लियर हो जाएगा। क्या है? पहला, बाउंड्री इज लेस एम्फेसाइज। लेस क्या होती ही नहीं है, नगारा टेम्पल आर्किटेक्चर में बाउंड्री आपको देखने को ही नहीं मिलेगी, मैक्सिमम केसेस में नहीं मिलेगी, और जबकि द्रविडियन आर्किटेक्चर में बाउंड्री होगी। अब क्या है इसमें? गंगा यमुना रिवर है, जो हमारी देवी देवता हैं उनके फिगर बने होते हैं, और कुछ केसेस में ये सेंटम जो हमारा गर्भगृह होता है वहाँ पर भी बने होते हैं एंट्रेंस पर। यहाँ पर द्वारपाला के फोटो होते हैं, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये द्वारपाला है, नंदी का फोटो बना होगा, ठीक है। फोटो नहीं कहेंगे, मूर्ति बनी होगी, ठीक है। मल्टीपल टावर होते हैं, इसमें एक ही टावर होता है, आप देख रहे हैं ये एक ही टावर है पूरा। जबकि यहाँ पर मैंने बताया उरु शिखर हो गया, मंतपा हो गया, कितने टावर हो गए? मल्टीपल टावर होते हैं। कर्वीलीनियर मैंने आपको बता दिया, कर्वीलीनियर ऐसे कोनिकल शेप में जाएगा, जबकि ये पिरामिडिकल होगा, बताया मैंने आपको, तो आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। अभी आप आगे क्या बताया? शिखर रिमेन मोस्ट प्रोमिनेंट एलिमेंट, मतलब शिखर जो है मोस्ट प्रोमिनेंट होता है, इसमें मैंने बता दिया। गोपुरम होता है मोस्ट प्रोमिनेंट, गोपुरम जहाँ से एंटर करते हैं। तो ये आपका पूरा कवर हो गया, मतलब आपको आप कहीं भी ज़रूरत नहीं है नगारा और द्रविडियन आर्किटेक्चर देखने की। आपका एक एक चीज़ मैंने यहाँ पर कवर कर दी है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टाइल था। आगे अगला आर्टिकल हम देख लेते हैं। अगला आर्टिकल रिलेटेड है इंदिरा गांधी पीस प्राइज से रिलेटेड। देखो रिसेंटली क्या हुआ है, दो लोगों को, इजराइल और हमास के बीच जो क्राइसिस चल रहा है गाजा के बीच, उस क्राइसिस को ख़त्म करने के लिए, पीस डेवलप करने के लिए इंदिरा गांधी पीस प्राइज़ दिया गया। उन दो लोगों के नाम है डेनियल बेरेनबॉम और अली अबू अवध। इन दो लोगों को दिया गया। अली अबू अवध जो है फ़लस्तीन में पीस के लिए वर्क करते हैं, और ये पायनिस्ट हैं, मतलब पाइनो वगैरह बजाते हैं, ठीक है। तो इंदिरा गांधी पीस प्राइज़ जो है 2003, देखो इंदिरा गांधी पीस प्राइज़ पूरा नाम जो है ये पीस प्राइज डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट, मतलब 3 कैटेगरी में ये दिया जाता है। अगर आप देखेंगे तो 3 कैटेगरी में ये प्राइज दिया जाता है। कौन कौन सी कैटेगरी है? पहली कैटेगरी है पीस से रिलेटेड, दूसरी कैटेगरी है डेवलपमेंट से रिलेटेड, और तीसरी कैटेगरी है आपकी डिसआर्मामेंट से रिलेटेड, ठीक है। ये जो इंदिरा गांधी पीस प्राइज है ये किसके द्वारा दिया जाता है? ये एक संस्था है, ट्रस्ट है, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट। 1986 से ये दिया जा रहा है, ये गवर्नमेंट के द्वारा नहीं दिया जाता, इसलिए ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, मैंने इसीलिए इसे रखा। क्यों? ये गवर्नमेंट इसमें कोई पार्टिसिपेट नहीं करती, एक मेमोरियल ट्रस्ट है इनका, कांग्रेस पार्टी ने बनाया था, और इसे 1986 से दिया जाता है। इंडिविजुअल को दिया जा सकता है, और ऑर्गेनाइजेशन को दिया जा सकता है, और इंटरनेशनल पीस, डिसआर्मामेंट और डेवलपमेंट करने के लिए दिया जाता है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप इतना याद रखना, इंदिरा गांधी पीस प्राइज जो है डेवलपमेंट, डिसआर्मामेंट और पीस के लिए दिया जाता है, और ये डिफरेंट कैटेगरी में दिया जाता है। आपको गवर्नमेंट इसे नहीं देती है, ये ट्रस्ट के द्वारा दिया जाता है, और ये इंटरनेशनली किसी को भी दिया जा सकता है, ऐसा नहीं है केवल इंडियन को ही दिया जाए। ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। और किस किस कैटेगरी में दिया जाता है? एक्सेप्शनल कैटेगरी होना चाहिए, और कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट आना चाहिए वर्ल्ड में इनके वर्क से, तभी ये प्राइज़ दिया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल था इंदिरा गांधी से रिलेटेड। इंदिरा गांधी पीस प्राइज़ कब से स्टेबलाइज हुआ और किस संस्था के द्वारा दिया जाता है, इसमें याद रखना है आपको कि ये गवर्नमेंट के द्वारा नहीं दिया जाता है, ठीक है। अगला आर्टिकल रिलेटेड है मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स से। क्या है? प्रधानमंत्री जन मन योजना से रिलेटेड। पहले हम देख लेते हैं प्रधानमंत्री जन मन योजना की फुल फॉर्म क्या है। प्रधानमंत्री जनजाति
आदिवासी न्याय महाअभियान। अब मैं आपको इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव समझा देता हूं। अगर ऑब्जेक्टिव समझ जाएंगे पूरा आर्टिकल समझ में आ जाएगा। क्या ऑब्जेक्टिव है? प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, जिसे पीएम जनमन योजना कहा जा रहा है। इस पीएम जनमन योजना के अंदर क्या है, डिफरेंट सेंट्रल सेक्टर स्कीम और डिफरेंट सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम जो है वो इंप्लीमेंट की जाएंगी। और मेनली ये उन लोगों के लिए है जो ट्राइबल कम्युनिटी के अंदर पीछे रह गए हैं, जो जैसे बहुत कुछ ट्राइबल बहुत डेवलप्ड देखे होंगे, प्रधान वगैरह बनते हैं, पढ़ाई वगैरह करते हैं। कुछ ट्राइबल जो है वो बहुत बैकवर्ड रहते हैं, जिसे सब कैटेगराइज कर देते हैं हम लोग। तो इसमें जो पीवीटीजी आते हैं, पर्टिकुलर वनरेबल ट्राइबल ग्रुप, उन ग्रुप के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, मतलब स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम है, उनको इंप्लीमेंट किया जाएगा। पक्का हाउस दिया जाएगा, इंटरनेट कनेक्टिविटी दी जाएगी। तो कुल मिलाकर पूरा आर्टिकल कह रहा है जो डिफरेंट सेंट्रल सेक्टर स्कीम है और डिफरेंट सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, उनको पर्टिकुलर वनरेबल ट्राइबल ग्रुप के लिए इंप्लीमेंट करना। इस स्कीम का नाम है पीएम जनमन योजना। फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, पीएम जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। बस पूरा आर्टिकल यही है। थीम देखो, थीम भी वही कह रही है, होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच रीचिंग द अनरीच्ड लास्ट माइल, जो वहां पहुंचना चाह रही है जहां पर लोग पहुंचे नहीं है। ठीक है, अब इसको लॉन्च किया गया था जनजातीय गौरव दिवस पर, जो बर्थ एनिवर्सरी होती है भगवान बिरसा मुंडा। आप जानते हैं मुंडा रिवेलियन हुआ था 1894 में। ये अगेंस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट था, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट इनकी जमीन कब्जा रही थी, बहुत सारे रिसोर्सेज पर कब्जा कर रही थी और फॉरेस्ट में ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा रहने नहीं दिया जा रहा था। तो इसे मुंडा रिवेलियन कहते हैं। आपको याद होना चाहिए, मुंडा रिवेलियन में बिरसा मुंडा ने बहुत ज्यादा योगदान दिया। उलगुलूनन मूवमेंट चला और इन्होंने बहुत सारे दिक्कूस कहा, जो बाहर के लोग आकर इनकी जमीनें हड़प ली, उन्हें दिक्कूस कहा। ये क्वेश्चन यूपीएससी के द्वारा पूछे गए। तो ये इंपॉर्टेंट चीज थी। कब लॉन्च किया गया पीएम जनमन योजना को? 15 नवंबर 2023 को लॉन्च किया गया झारखंड से, जहां पर भगवान बिरसा मुंडा की बर्थ एनिवर्सरी मनाई जाती है। देखो है किसके लिए है ये, मैंने आपको बताया, सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पर्टिकुलर वनरेबल ट्राइबल ग्रुप, जो 18 स्टेट में है और अंडमान निकोबार में है। 11 क्रिटिकल इंटरवेंशन किए जाएंगे, जैसे एसेंशियल एमिनिटी, पक्का हाउस, रोड कनेक्टिविटी, पाइप वाटर और फाइनेंशियल आउटले इतना है 24,000। ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है, बस मिनिस्ट्री आपको याद होना चाहिए, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है उसका और कौन नोडल मिनिस्ट्री है। ये सब नोडल मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर हो गई। ठीक है, और क्रिटिकल इंटरवेंशन क्या है? सेंट्रल स्पॉन्सर्ड और सेंट्रल सेक्टर स्कीम को इंप्लीमेंट करना। 11 क्रिटिकल इंटरवेंशन है, पक्का हाउस, कनेक्टिविटी, रोड, पाइप, वाटर, ठीक है, मोबाइल मेडिकल सर्विसेज, कंस्ट्रक्शन, हॉस्पिटल, ठीक है, आंगनवाड़ी, हॉस्टल वगैरह, मल्टीपल सेक्टर, वन धन विकास केंद्र, ठीक है, इंस्टॉलेशन ऑफ मोबाइल टावर, ये सब चीजें इसमें की जाएंगी। अब पीवीटीजी देख लेते हैं। 10 बार मैंने आपको बताया कि पीवीटीजी जो है वो स्टार्टिंग में पीटीजी कहा जाता था, पर्टिकुलर ट्राइबल ग्रुप, मगर 2006 में इसका नाम बदलकर पर्टिकुलर वनरेबल ट्राइबल ग्रुप रख दिया गया। धेवर कमीशन बनी थी 1973 में। 1973 में धेवर कमीशन ने रिकमेंड किया था कि ट्राइबल ग्रुप के अंदर भी सब कैटेगराइजेशन करना चाहिए। जो बहुत बैकवर्ड रह गए हैं उन्हें पर्टिकुलर वनरेबल ट्राइबल ग्रुप कहना चाहिए। और पर्टिकुलर वनरेबल ट्राइबल ग्रुप कौन होंगे? जो प्री एग्रीकल्चर लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी होगी, मतलब उनके पास ना तो ट्रैक्टर है ना हल है, ठीक है, लो लेवल ऑफ लिटरेसी होगी, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस होगी, ठीक है, और डिक्लाइन ऑफ स्टेगनेंट पॉपुलेशन, मतलब उनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन होगी। ये बेसिक कैरेक्टर अगर होंगे तो आपको पीवीटीजी करार दे दिया जाएगा। धेवर कमीशन ने ऐसी बात की थी 1973 में। ठीक है, बिरसा मुंडा कौन थे? बिरसा मुंडा जन्म हुआ था इनका नवंबर 1875 में छोटा नागपुर प्लेटू झारखंड एरिया में। ठीक है, मुंडा ट्राइब के थे। कंट्रीब्यूशन क्या है? इन्होंने रिवॉल्यूशन चलाया था जिसको उलगुलूनन कहा गया। ये अंग्रेजों के खिलाफ था, जो अंग्रेज उनकी जमीन हड़प रहे थे, एक्सप्लॉयटेटिव सिस्टम था। और इन्होंने एक बिरसाइस एक्ट रखा। बिरसाइस एक्ट क्यों रखा गया? क्योंकि जो मिशनरी एक्टिविटी थी, क्रिश्चियन मिशनरी एक्टिविटी, बहुत से ट्राइबल को क्रिश्चियनिटी में बदल रहे थे, तो बिरसाइस एक्ट को रखा गया जिसमें इन्होंने मुंडा और ओरगन ट्राइब ने पार्टिसिपेट किया। मैंने आपको मुंडा रिवॉल्यूशन बता दिया 1894, याद रखना, मुंडा रिवॉल्यूशन। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है क्योंकि कभी कभी क्रोनोलॉजी पूछता है। तो ये हमने इंपॉर्टेंट आर्टिकल डिस्कस किए। आपको एक क्वेश्चन का आंसर देना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे लेक वर्सेस वेटलैंड। लेक वर्सेस वेटलैंड में क्या डिफरेंस है? क्या लेक प्यूरिफाई करती है? क्या वेटलैंड पानी को प्यूरिफाई करता है? लेक से क्या बेनिफिट होते हैं, वेटलैंड से क्या बेनिफिट होते हैं? थैंक यू वेरी मच।